कौन से पेज पे थे हम? तो सीएसएस के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए जो हमने करे थे अभी तक? अभी तक हमने क्या क्या किया, कौन कौन से सिलेक्टर करे? बताओ। टाइप सिलेक्टर, उसके बाद डिसेंडेंट सिलेक्टर, फिर चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर में क्या होता है? एक के अंदर नेस्टेड दूसरा टैग होना चाहिए और डायरेक्टली उससे लिंक्ड होना चाहिए, बीच में और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देन कम्स द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर? एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, सही? एक एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, यानी एक के फिनिश हो जाने के बाद, जैसे इटैलिक्स खत्म हो जाने के बाद अगर बोल्ड है, इटैलिक के अंदर बोल्ड नहीं, नेस्टेड नहीं चाहिए, एडजेसेंट चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है उसके बाद, उससे उसके साथ लगता हुआ, ठीक है? एक घर है और घर के अंदर 3 कमरे हैं, ठीक है? और एक ये घर है और इसके साथ वाला दूसरा घर है, जिसको हम नेबर कहते हैं, पड़ोस कहते हैं, ठीक है ना? अब आपका भाई आपके अपने घर में भी रह सकता है, अगर उसी बाउंड्री के अंदर रहता है तो हम कहते हैं उसी घर के अंदर अलग कमरे में रहता है, ठीक है? अगर वो साथ वाले उस घर की बाउंड्री से बाहर निकलकर साथ वाले घर में रहता है, तब हम क्या कहते हैं? पड़ोस है, वो नेबर है। उसी तरह से नेस्टेड टैग यानी सेम घर, उसी के अंदर दूसरा, ठीक है? और एडजेसेंट यानी उसके खत्म होने के बाद, यानी उसकी बाउंड्री जहां खत्म होती है उसके साथ दूसरी बाउंड्री उसकी घर की लगती है, दैट इज एडजेसेंट, ठीक है ना? तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज, सिबलिंग कौन होता है? भाई बहन, सिबलिंग हम भाई बहन को कहते हैं, ठीक है ना? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर यानी बिल्कुल साथ वाला। फिर हमने बात करी आईडीज की और क्लासेस की बात करी, इसमें बेसिक डिफरेंस बताया और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के डिफरेंस आपको बताए, ठीक है? प्रैक्टिकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली डिफरेंस है, ठीक है? जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा, लेकिन हमने थ्योरेटिकली जिस तरह से बताया गया है इसका यूसेज वैसे ही करना है, ठीक है? Then comes the attribute selector. Attribute selector मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक एट्रीब्यूट पूरा का पूरा आप उठा लेते हैं, और मैंने स्मार्टो सिस्टम वेबसाइट भी दिखाई थी और उस पर दिखाया था कि एक पर्टिकुलर बटन को हमने थोड़ा सा ग्रे किया हुआ है, इट मींस वहां पर एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगाया गया है, वहां हमने सिलेक्ट किया कि अगर पेज नेम ये है तभी वो काम करेगा। ये लगाकर देखा आपने प्रैक्टिकली? लगा नहीं था। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर से, ठीक है? नोटपैड प्लस प्लस खोल लेते हैं,
एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये हमने एक एग्जांपल लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक ये पेज का लिंक है जिसपे हम क्लिक करके इस लिंक पर जाते हैं, ahref = page1.html। अब मुझे ये जो लिंक है, अगर वो page1.html पर ही जा रहा है तभी मुझे उसका कलर चेंज करना है या उस पर कोई स्टाइल लगाना है। मैं चाहता हूं कि अगर वो पेज 1 पर जा रहा है तभी हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, ऑटोमेटिक ये चीज काम करे तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगाएंगे। और ये देखो, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगा है href page1.html एंड देन फॉन्ट साइज, इस पे हमने डिफाइन कर दिया कि 100 पिक्सल हो। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही सिलेक्टर सेलेक्ट कर लिया। आप वीडियोस देखा करो, पॉज कर करके रिपीट रिवीजन किया करो, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इसको उतार लो, सही तरीका इसका देख लो, कुछ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो चीज आप लगाते हैं ना, कोई भी एट्रीब्यूट जो आप लगाते हैं HTML के अंदर, एट्रीब्यूट लगाने तो आगे ना, विड्थ, हाइट, वो सब एट्रीब्यूट है। किसी भी एट्रीब्यूट पे आप इस चीज को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि अगर किसी इमेज की विड्थ 100 पिक्सल है तो उस पर ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाए, अगर उसकी विड्थ 101 पिक्सल है तो ना आए। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, अब imgsrc का एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं। imgsrc = यहाँ पर कोई इमेज ली हुई है हमने किसी फोल्डर के अंदर, html.png के नाम से एक इमेज थी जहां तक मुझे याद है। html.png है, इसी को ही ले लेते हैं। ठीक है, html.png। अगर इसकी विड्थ 100 पिक्सल है तो इस पे बॉर्डर आ जाए, विड्थ = 100 पिक्सल। और अगर 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है तो बॉर्डर ना आए। ठीक है, कुछ ऐसा मैं करना चाहता हूं, तो मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा, विड्थ, तो हमने विड्थ पे एक एट्रीब्यूट लगाया, विड्थ = 100 पिक्सल। ठीक है, एज इट इज जो मैंने नीचे लिखा वो सेम चीज ऐसी की ऐसी यहां पर आएगी, ये ध्यान रखिए ताकि वो उसको उठा ले। ठीक है, विड्थ = 100 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, कंप्यूटर देखेगा जहां पर भी विड्थ = 100 पिक्सल लगा है, चाहे वो इमेज है, चाहे पैराग्राफ है, चाहे कोई भी चीज है, किसी भी चीज पर जहां उसको दिखेगा ना ये वैल्यू मैच कर रही है कि विड्थ 100 पिक्सल है, उन सब जगह ये बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक, काले रंग का 2 पिक्सल का बॉर्डर बना देगा। ठीक है, अब ये कैसे लगाया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कोडिंग क्यों लिखी इस तरह से स्पेस देकर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में अभी आएगा, लेकिन अभी हम मेन पॉइंट पे रहते हैं कि विड्थ अगर 100 पिक्सल है तो ऑटोमेटिक एक बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल का काले रंग का। ठीक है, अब आइए इस पेज को खोलते हैं, page.html। अब ये देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं 101 पिक्सल, Ctrl+S, अब ये बॉर्डर चला गया। अब ये ऑटोमेटिक काम करेगा कंप्यूटर, जहां पे भी 100 पिक्सल आ गई ना विड्थ, आपने बहुत बड़ा कोड लिखा और किसी भी पेज पर 100 पिक्सल आ गई तो ऑटोमेटिक बॉर्डर लगा देगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमांड दे दी। क्लियर है? तो ये बेनिफिट है एट्रीब्यूट सिलेक्टर का। कई बार कुछ काम हम आईडी क्लास और इन सब चीजों से नहीं कर सकते जो हम एट्रीब्यूट से इजीली कर लेते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट लेकर आना होता है, बड़ा ही एग्जैक्ट रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है, फिर हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है
एक ऐसी चीज जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। यूनिवर्सल यानी सब कुछ। अगर मैंने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब है यूनिवर्सल, यानी हर चीज पे ये अप्लाई होगा, हर एलिमेंट पे, हर डिव पे, हर आईडी पे, हर क्लास पे। एक ऐसी चीज जो हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब लो ये यूनिवर्सल को कॉपी कर लेते हैं यहां से। यूनिवर्सल की पहचान है स्टार। यूनिवर्सल यानी सब चीजों पर, यानी कोई भी चीज है उस पर एक पिक्सल का बॉर्डर और ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाएगा। कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या है। ये देख लो, टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे भी बॉर्डर आ गया, इमेज पे भी बॉर्डर आ गया, सभी चीजों पे, डिव पे भी बॉर्डर आ गया, पैराग्राफ पे भी बॉर्डर आ गया, ठीक है, फॉर्म पे भी बॉर्डर आ गया, हर चीज पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। यूनिवर्सल यानी हर चीज पे अप्लाई हो गया। आपको फॉन्ट साइज पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही करना है। आप चाहते हैं एक जैसा ही फॉन्ट हो सारी वेबसाइट में, कहीं अलग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, नहीं। यू वांट कि सब जगह एक ही हो, तो आप स्टार लगाएंगे, स्टार के बाद फॉन्ट साइज डिसाइड कर देंगे, कलर डिसाइड कर देंगे, तो सब पे ऐसा कैसा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को कई तरीके से यूज किया जाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर बहुत ही हेल्पफुल सिलेक्टर है और इसका यूज अलग अलग तरह से किया जाता है। एक एग्जांपल दिया है कि अब मान लीजिए एक बॉक्स आउट नाम की आईडी है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये कौन सा लगाया हमने, डिसेंडेंट सिलेक्टर लगाया हुआ है। देखो बॉक्स आउट में पैराग्राफ है, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये जो स्टार लगा हुआ है ना इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। अगर बॉक्स आउट में पैराग्राफ है तो बॉर्डर ग्रीन हो जाए, समझ में आती है बात, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि बॉक्स आउट में पैराग्राफ तो हो लेकिन बीच में कुछ चीज और भी हो, तभी ये काम करे, अदरवाइज ना करे। कैसे करोगे, चाइल्ड सिलेक्टर लगाओगे। चाइल्ड कब काम करता है, जब इसके अंदर डायरेक्टली कोई चीज है, ठीक है। मैं एक पेंट खोल लेता हूं और पेंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चाइल्ड सिलेक्टर कब काम करता है, जब इसके अंदर डायरेक्टली उससे एसोसिएटेड कोई चीज होती है, ठीक है, उससे कनेक्ट हो रही होती है जब कोई चीज, तब जाके चाइल्ड सिलेक्टर काम करता है, जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट सिलेक्टर कब काम करता है, कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए चाहे आपस में कनेक्टेड है चाहे नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई और आईडी, क्लास, टैग कुछ भी होना चाहिए, चाहे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तब भी और नहीं है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तब भी, ठीक है, दोनों ही केस में ये काम करेगा। लेकिन अब आपकी डिमांड ये है कि ये जो है ना, ये जो मेन जो बाहर वाला जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर कुछ और भी होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो जाए, XYZ, वो टैग हो जाए, आईडी हो जाए, क्लास हो जाए, कोई भी ऐसी चीज हो जाए, लेकिन कुछ होना चाहिए बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपकी डिजायर है उसके बाद आता है, तब जाके ये CSS अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर ये चाहता है कि बॉक्स आउट हो, बॉक्स आउट के अंदर कुछ भी हो, कोई आईडी हो, कोई क्लास हो या HTML एलिमेंट हो, लेकिन बीच में कुछ हो, ठीक है ना। उसके बाद पैराग्राफ हो, तब जाके बॉर्डर ग्रीन हो। यानी बॉक्स आउट के तुरंत बाद अगर पैराग्राफ है तो बॉर्डर ग्रीन ना हो, तुरंत बाद है तो ना हो, बीच में कुछ है तब हो जाए, ठीक है ना। अब आपके पास चॉइस है कि कैसे भी आपको डिजाइन करना है, बहुत सारी कंडीशंस हैं आपके पास डिजाइनिंग की। एक के बाद डायरेक्टली कुछ करा के हो, ठीक है ना, एक के अंदर कहीं पर भी हो, या बीच में कोई चीज हो उसके बाद हो, ठीक है। तो अब आपको कंडीशन बनानी है कि बॉक्स आउट के अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर हो, यानी यूनिवर्सल मतलब कुछ भी, ठीक है ना। वो बोल्ड आ जाए, इटैलिक आ जाए, कोई आईडी आ जाए, कोई क्लास आ जाए, कोई H1 आ जाए, कोई H2 आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो होना चाहिए,
ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ होना चाहिए, तब जाके बॉर्डर 1 पिक्सल का ग्रीन होगा। ठीक है, तो दिस इज अब एन एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, हम पूरी डॉक्यूमेंट में भी कई बार कोई चीज अप्लाई कर देते हैं और कई बार इस तरह से भी अप्लाई कर देते हैं, यानी बीच में हम कोई चीज कॉल कर रहे हैं, यूनिवर्सली कॉल कर रहे हैं उसको, अगेन इट्स अ यूनिवर्सल सिलेक्टर। बढ़े आगे। Therefore, the CSS rules perform the following action in which I use the term object and element interchangeably to refer the same thing. Find the object with the ID box out. ठीक है, चीज मैंने आपको बता दी, पहले बॉक्स आउट को ढूंढेगा, फिर फाइंड ऑल द सब एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड इन स्टेप 1, सब कुछ ढूंढेगा उसके बाद। ठीक है, एंड फाइंड ऑल p सब एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड इन स्टेप 2, फिर वो p को ढूंढेगा। ठीक है, यानी पहले एक मेन को ढूंढेगा, उसके बाद बीच में कुछ और होना चाहिए, फिर p। अगर 3 चीजें हैं तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर इटैलिक दिया है और एक बोल्ड दिया है। ठीक है, अब मेरी कंडीशन ये है कि पैराग्राफ के अंदर बोल्ड हो, बीच में कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं कंडीशन कैसे बनाऊंगा? पैराग्राफ स्पेस यूनिवर्सल सिलेक्टर, बीच में कुछ भी हो, एंड देन बोल्ड। ठीक है, तो ये सॉलिड ग्रीन बॉर्डर अप्लाई हो जाए, 5 पिक्सल का कर देते हैं और इसको हम बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। अब ये देखो, ये पैराग्राफ है, इस पे बॉर्डर ब्लैक अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर मैं इस आई को यू कर दूं तब क्या ये काम करेगा? तब भी ये काम करेगा क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ठीक है, बीच में कुछ भी हो जाए, इस चीज को हम कुछ मर्जी कर दें। ठीक है ना, अगर यू मिलता है, आई मिलता है, कोई आईडी मिलती है, क्लास मिलती है, कुछ भी मिलता है, दिस विल वर्क। अगर मैं इसको डिव बना देता हूं, अगेन इट विल वर्क, बट दिस विल कंटिन्यू ऑन वर्किंग। ये कंडीशन काम करेगी ही करेगी। पैराग्राफ में डिव बना दिया तो वो थोड़ा सीएसएस बिगड़ गया। ठीक है, ओके। हाँ, वो पैराग्राफ में डिव्स हम बना नहीं सकते, स्पैन बना सकते हैं, डिव्स नहीं बना सकते, बिकॉज़ दैट विल टेक इट टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन को और अच्छे से समझते हैं। पैराग्राफ में बी है तो सॉलिड ब्लैक हो जाएगा बॉर्डर। अगर ये डायरेक्टली एसोसिएटेड हो जाता है, यानी बीच में बॉर्डर, बीच में कोई चीज नहीं है, अब ये स्पैन हटा ही दिया हमने, पूरी तरह से हटा दिया, यानी अब ये पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली बी है, बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में नहीं है ना कुछ, ना कोई अंडरलाइन है, ना कोई क्लास है, ना कोई आईडी है, तो इसके अंदर डायरेक्टली बी है विदाउट एनीथिंग एल्स, तो ये काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ कंडीशन ये है कि पैराग्राफ के बाद कुछ तो होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद ये होना चाहिए। ठीक है, चलो। हैश तो आईडी डिफाइन करता है ना, हैश का मतलब आईडी, डॉट का मतलब क्लास। ठीक है, हैश का मतलब आईडी, डॉट का मतलब क्लास, यानी कोई आईडी है बॉक्स आउट के नाम की, यहाँ जो एग्जांपल ये दे रहा है। ठीक है, वो आप आईडी ले लो, क्लास ले लो, या डायरेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट ले लो, काम उसने उसी तरह से करना। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेक्टिंग बाय ग्रुप। अब आते हैं हम ग्रुप्स पे। हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ग्रुपिंग का मतलब है कि बहुत सारी चीजों को सेम स्टाइल दे देना, कोमा लगाकर। कई बार एक सीएसएस बहुत सारी चीजों पे इकट्ठी लिख दी जाती है। ठीक है, जैसे इस पैराग्राफ पर, इस आईडी पर और इस क्लास पर ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तीन चीजें हमने डिफाइन कर दी। लिखने को हम अलग अलग लिखते हैं, पैराग्राफ उस पे बॉर्डर लगाते सेम, फिर आईडी। एक्चुअल इसका तरीका हो सकता था, अब मान लो बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है, मुझे पैराग्राफ का भी करना है। ठीक है, मुझे दो तीन चीजों का करना है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है, अगर मुझे पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अगर मुझे किसी डिव का भी पैराग्राफ कलर ग्रीन करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है, तो आई विल राइट दिस वे। ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। अब देखो, इस पे भी यही कलर, यही सीएसएस अप्लाई हो रही है, इस पर भी यही हो रही है और इस पर भी यही हो रही है। क्यों ना मैं अपना टाइम बचाऊं, जगह बचाऊं। ठीक है, तो इस तरह की सीएसएस कई बारी इस तरह से लिख दी जाती है, कोमा पैराग्राफ कोमा डिव। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया और इस पे भी अप्लाई हो गया, तीनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर है। और हम तो इसको हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। जब हम एक चीज बहुत सारी चीजों पे इकट्ठी अप्लाई कर देते हैं, दैट इज नॉन एज ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, बढ़े आगे। अब आगे हम बात करते हैं कि सीएसएस कैस्केड कैसे करती है। अब यहां पर हम बात करेंगे पूरी प्रायोरिटीज की, किस चीज को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, कौन सी चीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सीएसएस कैसे कैस्केड करती है। ठीक है, किस चीज की कितनी प्रायोरिटी है, तो वो सब चीजें अब हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है स्टाइल शीट क्रिएटर्स के बेस पर प्रायोरिटी सेट। एक पूरा फॉर्मूला है। ठीक है ना, हमने पहले भी बात करी थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है, उसके बाद किसको है और उसके बाद किसको है। तो अगर हम स्टाइल शीट क्रिएटर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ऑथर की। किसकी है? हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्टाइल शीट क्रिएटर्स के मामले में ऑथर की है। ऑथर यानी जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, जो आदमी स्टाइल शीट लिख रहा है, जैसे हम और आप। ठीक है ना, तो हमने जो सीएसएस बनाई है ना, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर आती है यूजर की
यानी जो ब्राउजर में हमने एम्बेड करी थी स्टाइल शीट दिखाया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटी में हमने स्टाइल शीट इंसर्ट की थी, ठीक है। और उससे बाद है ब्राउजर की, यानी सबसे कम ब्राउजर की प्रायोरिटी है। यानी अगर कंप्यूटर को 3 CSS मिलती हैं एक ही चीज की, पैराग्राफ से रिलेटेड 3 अलग अलग स्टाइल मिलते हैं, एक आपने बनाया है, एक ब्राउजर के अंदर लगाया हुआ है, और एक पहले से ब्राउजर की डिफॉल्ट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? आप वाली को, ठीक है। अगर आप वाली नहीं है तो यूजर बेस्ड, जो ब्राउजर में थीम में जो डिफॉल्ट जो थीम बेस्ड जो बनी हुई है पहले से, ठीक है, और उससे कम प्रायोरिटी मिलेगी ब्राउजर को। अगर वो भी नहीं है तब जाके ब्राउजर वाली काम करेगी, ठीक है। तो ये है स्टाइल शीट क्रिएटर्स के बेस पर 3 लेवल की प्रायोरिटीज है। नंबर 1 ऑथर, नंबर 2 यूजर, एंड नंबर 3 ब्राउजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टाइल शीट मेथड, मेथड के बेस पर 3 तरह के मेथड हमने पहले डिस्कस किया है, इनलाइन, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इनलाइन कौन सा होता है? इनलाइन ये वाला है, यहां पर अगर हम स्टाइल लिखकर इज इक्वल टू कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, पूरी स्टाइल शीट यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। आगे लिखने का सेम स्टाइल रहेगा, इस टाइप की जो CSS होती है दैट इज इनलाइन CSS, यानी उस पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड एसोसिएटेड CSS है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी इनलाइन CSS की है, ठीक है। सेकंड लेवल प्रायोरिटी किस CSS की है? ऑन पेज की, ठीक है। तो सबसे पहले इनलाइन, देन एम्बेडेड भी कहते हैं और ऑन पेज भी कहते हैं इसको, ऑन पेज स्टाइल्स, ठीक है। एम्बेडेड स्टाइल जो कि हम स्टाइल से स्टार्ट करते हैं और स्टाइल पे ही क्लोज करते हैं, ओपनिंग टैग स्टाइल होता है और क्लोजिंग टैग स्टाइल होता है, ये हमारी ऑन पेज CSS होती है, या एम्बेडेड CSS बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर थर्ड लेवल प्रायोरिटी है एक्सटर्नल की, जिसको हम कैसे लिखाते हैं? लिंक करके लगाते हैं, ठीक है। लिंक, फिर हम टाइप डिफाइन करते हैं, उसका रिलेशन डिफाइन करते हैं, और हम उसका लिंक पाथ दे देते हैं जहां पे भी हमने वो CSS बनाई है। तो ये 3 लेवल की प्रायोरिटीज हैं CSS की मेथड्स के बेस पर, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, वो अगर 3 चीजें तीनों जगह कोई स्टाइल देखेगा तो वो उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन को देगा। अगर इनलाइन में आपने कलर ब्लू लगा रखा है तो ब्लू उठाएगा, अगर इनलाइन में नहीं लगाया तो वो एम्बेडेड में ढूंढेगा, एम्बेडेड में आपने ग्रीन लगा रखा है तो उसको उठा लेगा, अगर एम्बेडेड में कुछ नहीं लगा रखा तो एक्सटर्नल पे जाएगा, ठीक है। वहां भी नहीं लग रहा तो क्या करेगा? वो ब्राउजर के डिफॉल्ट को उठाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने कोई नहीं लगाया तो वो यूजर के देखेगा, अगर ब्राउजर के अंदर पहले से ही किसी ने थीम में बना रखा है तो उसको उठा लेगा, अगर वहां भी नहीं है तो ब्राउजर का डिफॉल्ट उठा लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्राउजर, फिर यूजर, फिर डॉक्यूमेंट ऑथर। डॉक्यूमेंट ऑथर 3 तरह की CSS बनाता है, एक्सटर्नल, एम्बेडेड एंड इनलाइन, ये तीनों डॉक्यूमेंट ऑथर बनाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट ऑथर ने ये तीनों ही CSS बनाई हैं, इन तीनों में उसने या तो आईडीज लगाई होंगी, या क्लासेस लगाई होंगी, या एलिमेंट्स लगाए होंगे, ठीक है। तो सबसे कम वेटेज होती है एलिमेंट टैग्स की, ठीक है। यानी अगर आपने पैराग्राफ पे कोई कलर लगा दिया, उसके काम करने के चांस कंपैरेटिवली कम है अगर उसके अंदर क्लास या आईडी भी लगी हुई है, ठीक है। यहां पर हमने ये पैराग्राफ है और इस पे हमने बैकग्राउंड ग्रीन कर रखा है, और बैकग्राउंड ग्रीन को हमने डिफाइन कर दिया, बीजी ग्रीन को हमने ऊपर अपनी स्टाइल के अंदर डिफाइन किया है, बीजी ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पैराग्राफ पे भी कोई कलर लगा रखा है
वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक क्लास दी हुई है। जस्ट आपको प्रायोरिटीज को फोकस करना है, कौन सी चीज हाईएस्ट है, कौन सी चीज लोवेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपने पैराग्राफ पे कोई कलर लगाया हुआ है तो वो काम नहीं करेगा जब तक ये क्लास अवेलेबल है। अगर मैं इस क्लास को हटा दूंगा तो पैराग्राफ वाला कलर काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, इनकी प्रायोरिटीज का हाईएस्ट लेवल है आईडीज का, आईडी या एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट हमने बात की थी, दोनों की प्रेसिडेंस एक बराबर है, वैसे आईडी से ज्यादा होती है एट्रीब्यूट की, ठीक है, आईडी से भी ऊपर होता है एट्रीब्यूट। तो इंडिविजुअल आईडी की वैल्यू बहुत ज्यादा है या एट्रीब्यूट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके बाद क्लास की है और उसके बाद पैराग्राफ की है, ठीक है। तो अब ये और ज्यादा हमने डिफाइन कर दिया कि किस तरह से वो प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। अगर इन तीनों जगह इसको कोई रूल नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो और पीछे जाएगा, वो पहले इनलाइन में ढूंढेगा, एम्बेडेड में ढूंढेगा, फिर एक्सटर्नल में ढूंढेगा, वहां भी नहीं मिलता तो फिर वो यूजर में जाएगा, फिर वो ब्राउजर में जाएगा। ब्राउजर में तो उसको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, डिफॉल्ट स्टाइल्स तो मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंस काम करता है। अभी हमने बात करी सिलेक्टर्स के बेस पर, अब हम और आगे बढ़ते हैं ग्रुप्स के बेसिस पर, आगे बताने जा रहा हूं। Calculating specificity. The specificity of a rule is calculated by creating three part numbers based on the selector types. अब बेसिकली फॉर्मूला इसका क्या है, जो कंप्यूटर जब डिसाइड करता है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए तो वो कैसे डिसाइड करेगा। When passing a rule is selector that reference an ID increments the first number by 1 so that a compound number would be 100. अब मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला किया स्टाइल शीट सिलेक्टर के बेसिस पर, लेकिन अगर एक ग्रुप बन जाए, जैसे हमने यहां पर ये ग्रुप बनाया, अब यहां क्या है, एक क्लास है, ठीक है, ये क्या है, पैराग्राफ है, ये क्या है, एक्चुअली HTML एलिमेंट है, ये क्या है, ये भी एक HTML एलिमेंट है। अगर इसमें एक आईडी भी आ जाए किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल बीजी के नाम से एक आईडी है, अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस CSS को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि इसमें आईडी है, या कम देगा क्योंकि इसमें HTML एलिमेंट है। नहीं, उसका एक फॉर्मूला अलग बनेगा। जब हम ग्रुप कर देते हैं तो ग्रुपिज्म में क्या होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला बनाता है, तीन डिजिट का एक कोड लिखा जाता है उसमें। ये आपके सामने नहीं होती चीजें, बैकग्राउंड में हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है मैं जस्ट आपको वो समझाना चाह रहा हूं, ये काम हो कैसे रहा है। अब वो देखता है कि टोटल कितनी आईडीज हैं, ठीक है। अगर आईडीज, जैसे ये फॉर्मूला ये इन्होंने यहां पर दिखाया, हेडिंग, मेन एंड मेन्यू, ये तीनों आईडीज हैं, ठीक है। तो वो पहले वाले कॉलम में 3 डाल देगा क्योंकि 3 आईडी है। ये पहले वाला कॉलम आईडी का है, दूसरे वाला कॉलम क्लास का है और तीसरे वाला एलिमेंट का है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 300, ठीक है। तो अब जैसे ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया है, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 आईडीज हैं, तो क्या आ गया, ये 3 आईडीज आ गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 क्लास हैं, ये 5 क्लासेस आ गई, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ एंड ब्लॉक कोट,
हाँ ये इन्होंने आगे डिफाइन किया 3, 5 एंड 2 पैराग्राफ एंड ब्लॉक कोड, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, 2 है ना, 2 HTML एलिमेंट्स है। तो एक हमारे पास एग्जांपल ऊपर था जिसका नंबर था 300, ठीक है, और ये है 352। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी वेटेज ज्यादा होगी, ठीक है। अगर नंबर 300 है तो उसकी वेटेज कम है, वो इस CSS को इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी इसको देगा, पहले इसको उठाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक कंप्यूटर का वे है लिखने का। एक्चुअली इसको हम आगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पर इतना अपने को प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक ओवरऑल रेफरेंस आपको दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से ये सब चीजें काम कर रही है, व्हाट इज द वे, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। जस्ट वो एक आप लोगों को एक जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैंने बताया, समझ में आ गया। जब ग्रुप्स होते हैं, CSS में ग्रुप्स बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि हर चीज की CSS आप बार बार नहीं लिखेंगे। आप जस्ट क्या करते हैं, पैराग्राफ और क्लास की का इकट्ठा एक ग्रुप बना दिया या आईडीज का ग्रुप बना दिया, जहां लगता है आपको कि सेम ही चीज अप्लाई करनी है, आपको लगता है कि सभी पैराग्राफ्स पर, सभी आईडीज पर और सभी क्लासेस पर एक ही फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। यूनिवर्सल आप लेंगे नहीं क्योंकि वो सभी पे काम करने लग जाएगा, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया कि इन 3 चीजों पर तो एक ही कलर चाहिए और एक ही फॉन्ट चाहिए, एरियल, अदरवाइज तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, अलग अलग जगह अलग अलग फॉन्ट होंगे। आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर CSS अप्लाई कर दी, ठीक है। अब कंप्यूटर तो कैस्केड करेगा, अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी की कोई चीज मिल जाती है तो क्या करेगा वो, ठीक है। जब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, जब कोई चीजें आपस में क्लैश करने लगती हैं, तो ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। वो चीजों को इस ऑर्डर में रखता है, ठीक है। 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल उसी तरह से होते हैं जैसे RGB कलर कोड्स हम बनाते हैं, ठीक है, यानी गिनती 0 से लेकर कहां तक जाती है, F तक जाती है, ठीक है। तो वो देखता है कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो ज्यादा बड़ा नंबर उसके सामने आ जाता है, ठीक है। मान लो ID 6 है तो 600 हो गया, 6 आईडीज हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। ID एक भी नहीं है, सारी क्लासेस और पैराग्राफ है, तो उसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब ये बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं और ये बेस चेंज किया है जो मैं बता रहा था। अब जैसे ये 117 और 19 आ गया, मान लो 11 आईडीज थी, 7 क्लासेस थी और 19 एलिमेंट्स थे। अब इसको हम 11,719 नहीं पढ़ेंगे, क्यों, अब ये 11,719 नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर हैं आपके पास, एक 11, एक 7 और एक 19 है, ठीक है। दूसरा नंबर है आपके पास 177 और 99। अगर मैं इन कोमास को हटा दूं तो ये बन जाएगा 11719 और ये बन जाएगा 17799। देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, नीचे वाला, लेकिन क्या वाक्य में नीचे वाला बड़ा है, नहीं है, ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि कोमा से पहले देखो ऊपर वाले में 11 आईडीज हैं, ठीक है। ऊपर वाले में 11 आईडीज हैं, इस वाले में तो एक ही आईडी है, इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या इसका बेस चेंज करेंगे जिससे 3 लेटर का ही दिखे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, ठीक है ना। वहीं अगर ये 9 हो जाए और ये भी 9 हो जाए और ये 7 हो जाए और ये 9 हो जाए, अब ये क्लियर है क्योंकि इक्वल डिजिट्स हैं तीनों में कि नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर मैंने 2 बढ़ा दिया, 2 आईडीज एक्स्ट्रा हैं तो ये 11 हो गया, ठीक है। और इसमें अगर 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं तो ये 11 हो गया।
लेकिन देखने में ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये 1179 है और ये 1711 है, ठीक है ना। इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स बढ़ाए हैं और इसमें मैंने 2 आईडीज बढ़ाई हैं। आईडीज बढ़ाने से तो वेटेज बढ़नी चाहिए, इसलिए हम इस बेस के अंदर काम नहीं करते, हम इसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं किसी और बेस में। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बेस एक चैप्टर है 11th में, और 12th में भी हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी और हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, तो आपके बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही समझ लें जैसा है, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ इंपॉर्टेंस। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज से, वो है इंपॉर्टेंट टैग। ये कैसे लगाया जाता है? अब मान लीजिए एक सीएसएस आपने लिखी और आप उसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस पे ले जाना चाहते हैं, आपने पैराग्राफ पे लगाई, लेकिन उस पैराग्राफ में एक क्लास भी लगी हुई है, आईडी भी लगी हुई है, और डाटा कहां से उठा रहा है, या तो आईडी से या क्लास से। लेकिन आपको पैराग्राफ वाली जो सीएसएस है उसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस पे ले जाना है। अभी हम उसी पेज पर आ जाते हैं। अब ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन यहां से आ रहा है, ये बीजी ग्रीन, ठीक है। इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, ये सब चीजें, ठीक है। यहां से आ रहा है ना। अगर मैं पैराग्राफ में कर देता हूं बैकग्राउंड कलर येलो, क्या येलो हो जाएगा? येलो, क्या ये येलो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों बताओ भाई? इसमें एक क्लास लगी हुई है बीजी ग्रीन के नाम से और क्लास की वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना। प्रेसिडेंस के तौर पे अगर हम चेक करें तो वेट क्लास की वेटेज ज्यादा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सीएसएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए स्पेस देंगे, एक्सक्लामेशन देंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे, ठीक है। ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंस पे चला जाएगा। सब चीजें इग्नोर करके कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक है। ऐसा हमें कई बार करना पड़ता है जब समझ में नहीं आ रही होती कि सीएसएस कहां से उठ रही है, कहां से कलर उठ रहा है। बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे होते हैं, लेकिन आपको अपना कलर अप्लाई करना होता है जबरदस्ती। उस केस में हम एक ही चीज यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट टैग को ध्यान से यूज करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टैग एक बार लग गया तो वो सब जगह असर करेगा, बाकी सारी सीएसएस इग्नोर हो जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट पे असर पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर ही इंपॉर्टेंट टैग यूज करें, अदरवाइज नॉर्मल जो रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है। ये एक तरह का रामबाण है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे अप्लाई होगी, जस्ट अप्लाई द इंपॉर्टेंट टैग। इंपॉर्टेंट जैसे ही लगाएंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक, दैट इज डिव्स एंड स्पैन्स। आज हम इतना ही करेंगे ताकि रिविजन्स का हमारे पास प्रॉपर टाइम मिल जाए। डिव और स्पैन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। डिव का मतलब है पूरा एक स्क्वायर बॉक्स के रूप में वो डाटा को सिलेक्ट करता है। इसको दिखाने के लिए मैं एमएस वर्ड खोलता हूं, क्योंकि वहां से ये चीज दिखानी बड़ी आसान है। और कोई भी रैंडम टेक्स्ट हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये रैंडम टेक्स्ट हमारे पास आ गया। एमएस वर्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर लेने के 2 तरीके होते हैं, एक ये शेडिंग होती है और एक ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, ठीक है।
अब मैं आपको div और span में डिफरेंस क्लियर करता हूं। मैंने एक ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इस पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूं ऑरेंज, डार्क येलो। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर के रूप में डाटा टेक्स्ट के पीछे कलर अप्लाई हो गया। ये है div, यानी एक पूरा बॉक्स, डिवीजन, div स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, एक पूरे बॉक्स पे वो कलर अप्लाई हुआ है, दैट इज अ div। अगर मैं इसका यूज करता हूं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, और मैं इस पूरे को ही सिलेक्ट कर लेता हूं दोबारा से जितना पहले किया था, और यहां से रेड कलर ले लेता हूं। अब आप ये देखिए, ये जो कलर है सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है, पूरे पर अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब हम CSS में एक प्रैक्टिकल करेंगे और एक हम div लेंगे, div, ठीक है, एंड स्लैश div। अब हम एक div लेंगे और उस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, div। इसको मैं बैकग्राउंड कलर येलो, इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, div पे मैंने बैकग्राउंड कलर येलो लगा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिलहाल हटा देते हैं और इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ध्यान रहे divs में स्पैन हो सकते हैं लेकिन स्पैन्स में div नहीं हो सकते। ठीक है, div हमेशा पेरेंट रहेगा और स्पैन हमेशा चाइल्ड रहेगा। अब ये देखिए, ये येलो कलर इस पूरे बॉर्डर बॉक्स पे, इस पूरे बॉक्स पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, यानी ये बाहर तक जा रहा है। यही अगर मैं इसको div की बजाय स्पैन कर देता हूं, SPAN, और यहां पर इसको SPAN कर देता हूं, और यहां पर भी मैं CSS स्पैन पर अप्लाई करता हूं, SPAN कंट्रोल S, तो क्या होगा? अब ये जो कलर है ये आपको टुकड़ों में अप्लाई हो रहा है। नीचे वाला एक बार टेक्स्ट हटा देते हैं क्योंकि वो इमेज ओवरलैप कर रही है, बिकॉज इट्स अ स्पैन। ठीक है, स्पैन जो है वो कोई बॉक्स नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो पूरे बॉक्स पर ना अप्लाई होकर सिर्फ इतने हिस्से में अप्लाई हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ और उसके अंदर स्पैन क्रिएट करता हूँ। स्पैन्स के अंदर div नहीं हो सकते, नेस्टेड नहीं हो सकते, लेकिन divs में हमेशा स्पैन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक div ले लेता हूँ और उस पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ, ग्रीन, कंट्रोल S। ठीक है, अब देखिए ये जो div का कलर है वो पूरे पे अप्लाई हो रहा है, यानी एक बॉक्स ले रहा है, वो रेक्टेंगल ले रहा है। ठीक है ना, लेकिन जो स्पैन का कलर है वो सिर्फ एक छोटे टुकड़े पर अप्लाई हो रहा है। जब हमें एक पैराग्राफ में किसी छोटे से टुकड़े पर, मान लो इतने हिस्से को बोल्ड करना है या इतने हिस्से को इटैलिक करना है, तो उस केस में हम स्पैन लेते हैं। लेकिन जब हमें पूरे बॉक्स को कोई स्टाइल देना होता है तब हम div लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से बॉर्डर्स भी दोनों के अलग अलग तरह से अप्लाई होंगे। अगर स्पैन पर बॉर्डर लगाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पर अप्लाई होगा। ये देखो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाया है और ये लाइंस पर बिल्कुल चिपक के बॉर्डर अप्लाई हुआ है। वहीं अगर मैं इस बॉर्डर को कट करके div पे अप्लाई कर देता हूं तो आप देखेंगे ये बॉर्डर पूरे बॉक्स पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो div एक बॉक्स है और स्पैन उसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं। div एक घर है और स्पैन उसमें बनाए गए रूम्स हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही क्लोज करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है। आज हमने पढ़ा, एक तो प्रेसिडेंस पढ़ी, इस चीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, HTML टैग्स और क्लासेस और आईडीज की ग्रुपिंग पढ़ी। ठीक है, div और स्पैन का हमने डिफरेंस पढ़ा। इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करने के बाद कल हम दोबारा यहीं पर इसी क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और आज कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करें और कल ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास क्वेरीज हों ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ठीक है, चलिए।
तो आज के लिए हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।